Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to do higher education. Okay, so let's begin the class. We will cover this unit in four sections. सेक्शन ए इज फॉर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, सेक्शन बी जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड को कवर करेगा, एंड सेक्शन सी जो है एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड होगा, एंड सेक्शन डी जो होगा उसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे. ठीक है, सो सेक्शन ए जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड होगा उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. उसमें जो है हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज को, ब्रिटिश रिफॉर्मर्स के बारे में, एंड यूनिवर्सिटीज इन ब्रिटिश एरा. ठीक है, तो ये सारे जो है ये हम अपने आज़ादी से पहले जितने भी एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ है उनको स्टडी करेंगे फ्रॉम वैदिक टू ब्रिटिश काल. ठीक है, अब चलो सेक्शन बी जो होगा वो हमारा होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस का, आज़ादी के बाद के बारे हम अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो आज़ादी के बाद जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखेंगे, उसके बारे में टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट कमीशन जैसे कि राधा कृष्ण मुदलियार, कोठारी, नॉलेज, ये सारे एजुकेशन के लिए जो जो कमीशन आई हैं आज़ादी के बाद, इनके बारे में हम सेक्शन बी में कवर करेंगे. ठीक है, सेक्शन सी जो होगा वो हमारा एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड होगा, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, 1986, 1992, 2020. ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो चार अब तक आ चुकी हैं. 1968 में पहली आई थी, दूसरी 1986 में, 1992 में, और रिसेंट जो है 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है. तो इन चारों नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को कवर करेंगे. दूसरा अदर एजुकेशनल पॉलिसीज क्या आई हैं उन्हें भी देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है एजुकेशन से रिलेटेड, एंड 5 ईयर प्लान्स एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि क्विक जब रिवीजन करेंगे तो हम सारे कमीशन को एक बार में देख लेंगे, रेगुलेटरी बॉडी के बारे में यूजीसी, एआईसीटीए, नैक, इन सब के बारे में देख लेंगे, और जितने भी की फैक्ट्स एंड डाटा होंगे वो उनके बारे में. ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक 1 जो कि है वैदिक एजुकेशन सिस्टम. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले जो पहला टॉपिक आता है हमारा, स्टार्ट होता है एजुकेशन सिस्टम, तो हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम से पढ़ते हैं. ठीक है, तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंशिएंट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था जो मेनली वेदास पर बेस्ड था. ठीक है, किस पे वैदिक एजुकेशन बेस्ड था? वेदास पे बेस्ड था. ठीक है, वेदास पर बेस्ड था. इसका मेन एम सिर्फ नॉलेज देना नहीं था बल्कि स्टूडेंट का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना था, जैसे कि मोरल वैल्यूज हुआ, डिसिप्लिन हुआ, स्पिरिचुअलिटी हुआ, और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल सिखाना था वैदिक एजुकेशन सिस्टम में. ठीक है, तो ये मेनली डिपेंडेंट था वेदास, और उपनिषद को भी कंसिडर करते हैं कि वैदिक एजुकेशन इन दोनों पे मेनली डिपेंडेंट था. ठीक है, देखो वैदिक एजुकेशन नाम क्या है? वैदिक. वैदिक का मतलब क्या है? वैदिक का मतलब है, वैदिक वर्ड मतलब है वेदात से आया है. ठीक है, वैदिक वर्ड का मतलब क्या है कि वो वेदात से आया हुआ. इस सिस्टम में स्टूडेंट को रिलीजियस, फिलोसफिकल, सोशल और प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती थी. सोचो कितना एडवांस था हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम, कि उस वक्त जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो आज हम बात करते हैं, वैदिक एजुकेशन सिस्टम उस वक्त बात करता था कि उसमें रिलीजन का भी ज्ञान देना है, धर्म भी सिखाना है लोगों को, जिससे उनकी लाइफ इजी रहे, एक रूटीन फॉर्म करे, मोरल वैल्यूज सीखें. ठीक है, फिलोसफिकल भी बातें सिखानी है. ठीक है, मतलब फिलोसफिकल बातें मतलब रीजनिंग भी होगी हर एक चीज की. ठीक है, रिलीजियस अगर कोई बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलीजियस बात हो रही है, वहां पे क्या है फिलोसफिकल बात भी है कि रिलीजन के पीछे फिलोसफी क्या है, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है. ठीक है, सोशल एंड प्रैक्टिकल मतलब आप सोशल नॉलेज भी दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे भी फोकस है वैदिक एजुकेशन. हाउ मच एडवांस दिस एजुकेशन सिस्टम ऑन दैट टाइम. ठीक है, तो एजुकेशन जो है कहाँ होती थी? मोस्टली जो गुरुकुल, आज हम बोर्डिंग स्कूल की बात करते हैं ना, वो उस वक्त, चाहे रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात करते हैं, उस वक्त जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम में सोचो चल रहा था गुरुकुल सिस्टम. ठीक है, तो एजुकेशन जो है मोस्टली क्या थी? गुरुकुल में होती थी. ठीक है, मेन फीचर क्या था वैदिक एजुकेशन सिस्टम का? तो मेन फीचर जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एक गुरुकुल सिस्टम था वहां पे. गुरुकुल सिस्टम हमने क्या समझा कि स्टूडेंट अपने टीचर यानी गुरु के घर या आश्रम में रहकर पढ़ते थे. ठीक है, गुरु ही टीचर को गाइड और पेरेंट, मतलब गुरु ही जो है टीचर होता था, गाइड होता था, पेरेंट होता था, सब होता था. ठीक है, स्टूडेंट जो है सिंपल लाइफ जीते थे, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पे बहुत इंपॉर्टेंस थी.
ठीक है। एग्जाम्पल मान लो कि स्टूडेंट जो है सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करता था, गुरु की सेवा करता था, फिर स्टडीज करता था, ठीक है। तो ये था गुरुकुल सिस्टम हमारा ओवरऑल, ठीक है, जो कि रेसिडेंशियल था, होलिस्टिक था एंड एजुकेशन इस तरह प्रोवाइड करता किया जाता था, ठीक है। ओरल ट्रांसमिशन एंड श्रुति की बात करें तो जो नॉलेज है वो किस तरह से पास होता था, ओरल से, मेमोराइजेशन से, कोई रिटन टेक्स्ट नहीं था उस वक्त, ठीक है। अच्छा, एम ऑफ एजुकेशन क्या था, तो एम जो था एजुकेशन का, वो वैदिक एजुकेशन का एम सिर्फ जॉब या अर्निंग नहीं था, बल्कि मेन ऑब्जेक्टिव उनका था कैरेक्टर बिल्डिंग करना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना, मोरल वैल्यूज को डालना, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो और क्या एम था कि मोक्ष मतलब लिबरेशन के बारे में, कैरेक्टर फॉर्मेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, सोशल ड्यूटीज, जितनी पॉजिटिव सोचे चीजें सोच सकते हो वो सारी पॉजिटिव चीजें वैदिक एजुकेशन सिस्टम का एम था, ठीक है। बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट जितना सोच सकते हो, किसी इंसान को जीने के लिए जो नॉलेज चाहिए, मतलब आसान हो, जो उसको अपने प्रॉब्लम से डील कर सके, उस तरह का नॉलेज जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम में दिया जाता था, ठीक है। ओवरऑल क्या है वैदिक एजुकेशन सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक, तो गुरुकुल सिस्टम है, ओरल ट्रांसमिशन होता था, एम था मोक्ष, लिबरेशन, कैरेक्टर फॉर्मेशन, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट का एम था, ठीक है। फिजिकल, मेंटल, मोरल, स्पिरिचुअल सारा ही डेवलपमेंट, सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही नहीं, ठीक है। अच्छा, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा था, तो गुरु और शिष्य का रिलेशन बहुत रिस्पेक्टफुल और इमोशनल होता था। स्टूडेंट जो है गुरु की रिस्पेक्ट करते थे और गुरु स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देते थे, ठीक है। एजुकेशन जो है ट्रस्ट और डिसिप्लिन पर बेस्ड था उस वक्त, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते थे, तो सब्जेक्ट जो है वेदास, फिलोसफी, ग्रामर, व्याकरण जिसे कहते हैं, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्करी एंड स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। तो वेदा, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, वॉरफेयर, पॉलिटिक्स, ग्रामर, म्यूजिक, सिर्फ रिलीजियस सब्जेक्ट ही नहीं था, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे उस वक्त, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग क्या था, हमने देख लिया, ओरल ट्रांसमिशन, मतलब टीचिंग जो है मेनली ओरल मेथड से, मेमोराइजेशन से, डिस्कशन से, क्वेश्चन आंसर मेथड से होता था। स्टूडेंट जो है चीजें सुनकर याद करते थे, बिकॉज उस टाइम बुक्स जो है वो कम होती थी, ठीक है। डिसिप्लिन की बात करें और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन का बहुत इस डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। स्टूडेंट को जो है सिंपल लिविंग, ऑनेस्टी, ओबीडियंट होना था, सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता था स्टूडेंट को, ठीक है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था कि फ्री एजुकेशन था उस वक्त, ठीक है। एजुकेशन जो है मोस्टली फ्री होती थी, स्टूडेंट जो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे एज ए रिस्पेक्ट, ठीक है। बाकी एजुकेशन जो है कंप्लीटली फ्री है वैदिक एजुकेशन में, ठीक है। और वैदिक एजुकेशन जो है उपनयन सेरेमनी के बारे में बात करता है, ठीक है। एक और फीचर है उपनयन सेरेमनी, जिसमें जो धागा बांध के जो है फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत होती थी, ऐसा एक सेरेमनी था, ठीक है। और ये सिर्फ ओनली किसके लिए था, अपर कास्ट मेल्स के लिए, ठीक है, ना फीमेल के लिए ना लोअर कास्ट के लिए, ठीक है। और फीमेल तो मतलब हर जगह ही डिप्राइव्ड थी, मतलब वैदिक टाइम में तो, मतलब अर्ली वैदिक टाइम में तो उतना नहीं, बट लेटर वैदिक से वुमेन्स का जो क्या कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया था, ठीक है। अर्ली वैदिक टाइम जो है वुमेन के लिए भी बहुत अच्छा होता था, क्योंकि वो क्या कहते हैं जो सभा बैठती थी, सभा समिति, उसमें भी जो वुमेन है लीडरशिप रोल प्ले करती थी। पर वही है, लेटर वैदिक से जो है इंडिया में एक हमेशा मतलब कह सकते हैं कि जो लोअर कास्ट है, चाहे वुमेन है, ठीक है, मोस्ट डिप्राइव्ड लोग हैं, ठीक है। आज हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट तो रिजर्वेशन किसी भी कास्ट में वुमेन को ज्यादा जरूरी है, चाहे वो जनरल हो चाहे वो कोई भी कास्ट हो, द वुमेन आर द मोस्ट कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेड वन, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जो है वो 12 ईयर टिपिकली, मतलब जो था एजुकेशन का 12 ईयर जो है एक बेसिक एजुकेशन था ड्यूरेशन उसका, ठीक है। और वो एक्सटेंड हो सकता था 48 ईयर तक, जिससे आप मतलब फॉर मास्टरी ऑफ ऑल वेदा, जैसे होता है ना कि आप हायर एजुकेशन एकेडमिक्स में जा रहे हो तो आप 48 ईयर तक पढ़ो, आप एकदम हायर नॉलेज ले लो सारे वेदास का, ठीक है। या आप बेसिक 12 ईयर में भी जो थोड़ा बहुत चीजें आपको जाननी है, बेसिक फॉर ए नॉलेजेबल पर्सन, बेसिक जो जानना है उतना भी करके हट सकते हो पढ़ाई से, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल फीचर था हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम का, कि गुरुकुल सिस्टम था, ओरल ट्रांसमिशन, फ्री एजुकेशन, उपनयन सेरेमनी थी, ड्यूरेशन के बारे में, सब्जेक्ट्स हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट थे, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात होता था, एम जो था मोक्ष प्राप्त करना, प्रिजर्वेशन कल्चर का करना, कैरेक्टर का फॉर्मेशन। एंड लिमिटेशन क्या था वैदिक एजुकेशन सिस्टम में, तो वुमेन एंड लोअर कास्ट जो है लार्जली एक्सक्लूडेड थे फॉर्मल वैदिक एजुकेशन से। मैंने बताया ना कि यही मतलब रियलिटी थी। अब तो शायद थोड़ी चीजें चेंज हुई हैं, बट अभी भी
मतलब 100 में आप समझ सकते हो कि 40 to 50% जो है चीजें औरतों और लोअर कास्ट के लिए चेंज हुई हैं, ठीक है। देयर इज स्टिल नीड लाइक वी नीड अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी मोर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया लिमिटेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर वेदास एंड की उपनिषद के, ठीक है। तो देखो, डिमेरिट तो हमने देख लिया कि एजुकेशन जो है सबके लिए इक्वली अवेलेबल नहीं था वैदिक सिस्टम में। वुमेन और लोअर कास्ट को लिमिटेड एक्सेस था। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी कंपैरेटिवली स्लो था। एंड मोस्टली जो है रिलीजियस ओरिएंटेशन थी वैदिक एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है। ओवरऑल अगर हम समझे तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंशियंट इंडिया का एक इंपॉर्टेंट एजुकेशन मॉडल था जिसका फोकस होलिस्टिक डेवलपमेंट पर था। इसने डिसिप्लिन, मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी को भी प्रमोट किया था, ठीक है। आज भी जो है गुरुकुल सिस्टम की कुछ वैल्यू जैसे रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और वैल्यू एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फोर वेदास एंड की उपनिषद की, ठीक है। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में फोर वेदास एंड की उपनिषद की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले किसी को पता है वेदास, वेदास जो है वो क्या है? हम नाम तो सुनते रहते हैं, वेदा है, इन भारत में हमारे 4 वेदा हैं, ठीक है। पर वेदा क्या है? तो वेदास जो है एंशियंट इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट और सैक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है। इन्हें हिंदू रिलीजन का फाउंडेशन माना जाता है वेदास को, ठीक है। वेदा जो है वर्ड संस्कृत के विद से आया है, जिसका मीनिंग क्या है? वेदा जो है वर्ड संस्कृत के किससे आया है? विद से आया है, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज, ठीक है। वेदा जो है विद से आया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। वेदास को वेदास को सेज या जो ऋषि ने सेज यानी ऋषि जो होते थे उन्होंने कंपोज किया था, और ये इनिशियली जो है ओरल फॉर्म में जनरेशन था, ठीक है। फिर उसके बाद ये जनरेशन टू जनरेशन ये पास हुआ, ओरल फॉर्म में ही ये जो है इनिशियली पास हुआ, फिर इसको डॉक्यूमेंट किया गया, ठीक है। फीचर क्या है वेदा का? तो वेदा जो है एक ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है इंडिया का। रिटन किसमें है? संस्कृत में। सोर्स क्या है? स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल नॉलेज देता है, ठीक है। इसमें मेनली क्या क्या है वेदास में? तो हिम्स हैं, प्रेयर्स हैं, रिचुअल्स का कलेक्शंस है, ठीक है। और हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन का जो वेदास है इसे बेस माना जाता है, ठीक है। समझ आ गया कि हमने वेदा के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, वेदा से बाद फोर वेदा के बाद हम उपनिषद बोल रहा है कि उपनिषद के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो क्या होते हैं उपनिषद? तो उपनिषद जो है ये भी एक एंशियंट इंडियन फिलोसफिकल टेक्स्ट ही है वेदास की तरह, ठीक है। लेकिन ये जो है वेदा के लास्ट पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें जो है वेदांता भी कहते हैं। वेदा के लास्ट पार्ट माने जाते हैं, इसलिए इन्हें वेदांता भी कहते हैं। इनका मेन फोकस जो वेद उपनिषद का होता है वो स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, और अल्टीमेट ट्रुथ को समझने के लिए जो है इसका मेन मतलब उपनिषद का मेन फोकस होता है। स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन और अल्टीमेट ट्रुथ को समझना जो है उपनिषद का मेन फोकस होता है, ठीक है। उपनिषद में जो मेनली गुरु और स्टूडेंट के कॉन्वर्सेशन के फॉर्म, उपनिषद को जो है मेनली जो है गुरु और शिष्य के कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में ही लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, मीनिंग क्या है उपनिषद का? तो उपनिषद देखो, वर्ड को तोड़ोगे तो उपनिषद का मतलब मिलेगा कि उपा, उपा मतलब नियर, उपा मतलब नियर, नी मतलब डाउन, ठीक है। एंड सद मतलब उपनिषद, सद मतलब सिट, मतलब गुरु के पास बैठकर नॉलेज प्राप्त करना, ठीक है। नियर डाउन सिट, ठीक है। तो ये है उपनिषद का मतलब, ठीक है। गुरु के पास बैठकर नॉलेज प्राप्त करना, ठीक है। मेन आइडियाज ऑफ उपनिषद क्या है? तो ब्राह्मण, ब्राह्मण को सुप्रीम पावर या अल्टीमेट पावर रियलिटी में माना गया है, ठीक है। ये यूनिवर्स का क्रिएटर और सॉरी ब्राह्मण कह रही हूँ, ब्राह्मण कह लो या ब्रह्मा कह लो, ठीक है। सॉरी, ब्रह्मा, ब्रह्मा को जो है सुप्रीम पावर या अल्टीमेट रियलिटी माना गया है। यही यूनिवर्स का क्रिएटर और कंट्रोलर है। सब कुछ जो है ब्रह्मा से ही आता है, ये उपनिषद बोलता है, ठीक है। दूसरा जो है आत्मा के बारे में उपनिषद बात करता है। आत्मा का मतलब है कि साउल या इनर सेल्फ होता है, ठीक है। तो उपनिषद के अकॉर्डिंग आत्मा और ब्रह्मा जो है अल्टीमेटली सेम ही है, ये जो है उपनिषद कहता है, ठीक है। उपनिषद में मेन आइडियाज क्या क्या है? कि एक ब्रह्मा के बारे में बात हुई कि उसे सुप्रीम क्रिएटर माना गया है, ठीक है। एंड आत्मा के बारे में बात हुई जिसमें कहा गया कि ब्रह्म और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ये अल्टीमेटली सेम ही है, ठीक है। और उपनिषद कहता है मोक्ष के बारे में। मोक्ष का मतलब कि बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्रीडम पाना,
ठीक है, ये होता है मोक्ष। ठीक है, नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू मोक्ष को अचीव करना जो है, इसके बारे में जो है उपनिषद बात करता है। ठीक है, कि आप नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन से अपने बारे में जानकर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चौथा जो है कर्म के बारे में बात करता है उपनिषद, कि हर एक्शन का रिजल्ट होता है। ठीक है, अगर अच्छा एक्शन लोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बैड एक्शन लोगे तो बैड सफरिंग्स मिलेंगी। ठीक है, तो कर्म से काफी मतलब कर्म को ज्यादा वो करता है, उपनिषद जो है इन्फ्लुएंस बताता है। ठीक है, मेडिटेशन एंड नॉलेज पे भी फोकस होता है, कि उपनिषद जो है मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, विजडम पर फोकस करता है। रिचुअल्स के बजाय जो उपनिषद है किस पे, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन एंड विजडम पर फोकस करता है। ओवरऑल जो उपनिषद है, ये मैंने पहले ही बताया कि इसे हम पढ़ते हैं इसलिए है, या इसमें जो दिया गया है इसका मेन फोकस स्पिरिचुअल नॉलेज पे है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन पे, तो या अल्टीमेट ट्रुथ को समझने के लिए है। तो हमने जो इसके मेन आइडियाज भी होंगे उसी से रिलेटेड होंगे। तो मेन आइडियाज में हमने 5 मेन आइडियाज देखे। एक तो ब्रह्म के बारे में बात करता है। ठीक है, ब्रह्मा जो है सुप्रीम पावर या क्रिएटर मानता है उनको। दूसरा आत्मा के बारे में बात करता है, कि आत्मा का मतलब होता है साउल या इनर सेल्फ। ठीक है, तो जो आत्मा है और ब्रह्म है वो उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वो दोनों सेम ही है। ठीक है, ये बताता है उपनिषद। तीसरा मोक्ष के बारे में बात करता है, कि आप डेथ, मरने और जीने की जो साइकिल है उससे फ्रीडम पा सकते हो अगर आपको सुप्रीम नॉलेज हो जाए। सुप्रीम नॉलेज या सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे कहते हैं निर्वाणा, जो बुद्ध धर्म में, जिसे जब गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, निर्वाणा मतलब कि अल्टीमेट नॉलेज। ठीक है, तो उससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। कर्म जो होता है, कर्म को जो है वो काफी मतलब इंपॉर्टेंस देता है उपनिषद, जिसमें कि कहता है जो जैसा करोगे वही पाओगे। ठीक है, अगर आपको पता है कि आप जो जो जितना पढ़े हो वही रिजल्ट आएगा, उसमें कोई किस्मत और कोई डेस्टिनी का रोल नहीं होता है। जो आप करोगे वही रिटर्न आएगा ही। ठीक है, उसमें कोई अदर फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर आके चमत्कार नहीं करती है। चमत्कार तब होते हैं जब आप कंटिन्यूअस वर्क करते हो, तो एक दिन चमत्कार हो जाते हैं। दैट इज नॉट अ चमत्कार ऑल्सो, वो भी आपके काम का ही नतीजा होता है। ठीक है, कि वो एक दिन आके मिलता है। ठीक है, तो ये बात करता है उपनिषद कर्म के बारे में। ठीक है, कि जो आप करोगे वही आएगा, रिजल्ट कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। आपने जितने महीने पढ़ाई की है उतना ही आप नंबर पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। कुछ दिन, उस दिन जाके कुछ स्पेशल नहीं होने वाला है। ठीक है, देन हम बात करते हैं मेडिटेशन एंड नॉलेज की। तो उपनिषद जो है मेडिटेशन, कंसंट्रेशन और विजडम पर फोकस करता है। ठीक है, रिचुअल्स पे फोकस नहीं करता है कि आप फला ये रिचुअल कर लो, वो रिचुअल कर लो। नहीं, आप कॉन्सेंट्रेटेड रहो, मेडिटेट करो, आप अपने आप पे फोकस करो, आप अपने काम पे फोकस करो। इस सब के बारे में बात करता है। फीचर क्या है उपनिषद का, तो फिलोसफिकल नेचर है एक तरह का। गुरु शिष्य के बीच में बात हो रही है वो जो है बताता है उपनिषद। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड मोरल टीचिंग्स के बारे में है। फोकस किसका है, इसका ट्रुथ और सेल्फ नॉलेज पे है। ठीक है, और अपोजिशन टू एक्सेसिव रिचुअल। और ये एक्सेसिव जो हम लोग आज भी हमें देख लो, इतने मॉडर्न सोसाइटी में भी हम एक्सेसिव रिचुअल्स फॉलो करते हैं। आई डोंट नो क्या लॉजिक होता है इसके पीछे। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट उपनिषद की। तो कुछ फेमस उपनिषद हैं, जैसे कि ऐत्रेय उपनिषद, चंद्रयोग उपनिषद, बृहदनायक उपनिषद एंड मुंडक उपनिषद। ठीक है, ऐत्रेय उपनिषद जो है ऋग्वेदा से रिलेटेड है, चंद्रयोग जो है समवेद से रिलेटेड है, बृहदनायक जो है यजुर्वेदा से, अथर्ववेदा से, मुंडक उपनिषद रिलेटेड है। ठीक है, और भी एक सम फेमस उपनिषद हैं, जैसे ईसा उपनिषद, केना उपनिषद, कथा उपनिषद, ये सारे हैं। ठीक है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस यही है उपनिषद का कि इंडियन फिलोसफी की फाउंडेशन मानी जाती है। हिंदुज्म, बुद्धिज्म और अदर फिलोसफी को भी इन्फ्लुएंस किया है उपनिषद ने। स्पिरिचुअलिटी और मोरल वैल्यूज को जो है प्रमोट किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं वेदास की। वेदास में तो हमने समझ लिया कि वेदा क्या होता है। ठीक है, तो अब वेदा के 4 वेदास हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे चार इंपॉर्टेंट 4 वेदा कौन कौन से होते हैं। पहला तो ऋग्वेदा होता है। ठीक है, दूसरा समवेद होता है, तीसरा यजुर्वेद होता है एंड चौथा अथर्ववेद होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा होता है। ठीक है, वेदा है। ठीक है, इसका मेन फीचर ये है कि हिम्स और प्रेयर का कलेक्शन है। डिफरेंट गॉड्स को प्रेज किया गया है इसमें। नेचर वर्शिप को इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, जो आज हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, जैसे हम गंगा नदी गंदा करते हैं, हम बाहर जो सड़क पे कचड़े फेंक देते हैं। ठीक है, जिससे कि प्रदूषण होता है, हम साफ सुथरा नहीं रखते हैं।
मतलब हम जहरीली जो हवाएं हैं वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, मतलब ये ऋग्वेदा जो है बताते हैं कि भगवान कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान जो है ये आसपास आपके नेचर में ही है। प्रिजर्व इट, वर्शिप इट, ठीक है। और उसके बाद ऋग्वेदा में जो है ये जो ओल्डेस्ट तो है ये, और इसमें डिटीज के लिए हिम्स दिए गए हैं। हिम्स मतलब मंत्र दिए गए हैं कि आप कैसे जो है डिटीज की पूजा कर सकते हो इन मंत्रों के थ्रू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल इसमें दिया गया है अग्नि। अग्नि को जो है ऋग्वेदा ने अग्नि को फायर गॉड माना है, ठीक है। इंद्र को रेन गॉड माना है, ठीक है। इनकी प्रेयर्स करते थे ऋग्वेदा, इनकी प्रेयर करते थे जो भी उस वक्त लोग होंगे, चाहे ऐसा कहा गया है कि इनको भगवान माना गया है और इनकी प्रेयर करने के लिए कुछ कुछ मंत्र, मतलब जो है मंत्र दिए गए हैं। टोटल 1028 जो है हिम्स जो है उसमें लिखे गए हैं ऋग्वेदा में, ठीक है। तो देखो लॉजिक ही समझो, अगर ऋग्वेदा में ये लिखा गया है कि अग्नि जो है वो क्या है, फायर गॉड है। तो देखो किसी भी चीज को मतलब अगर प्रैक्टिकली भी समझा जाए तो नेचर को ही वर्शिप करना जो है, अगर हम जो प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं वो क्या देख पा रहे हैं, नेचर ही देख पा रहे हैं ना। अगर ऊपर कोई इनविजिबल पावर को तो हम देख नहीं पा रहे हैं, पर नेचर की पावर को हम देख पाते हैं कि हवा कैसे है, ऑक्सीजन कैसे है, अदर प्लेनेट पे नहीं है, ठीक है। कैसे फ्लड आते हैं, तो नेचर की पावरफुलनेस हम देख पाते हैं, तो दैट इज अ गॉड। जो हमसे बड़ा है वो, मतलब जो हमारे समझ के परे है कि ये नेचर बना कैसे है और इतना खूबसूरत कैसे है, ठीक है। वो क्या है, हमसे बड़ा जो चीज है वो भगवान है, तो हमारा नेचर ही हमारा भगवान है। तो उसमें जो अग्नि है उसको अगर फायर गॉड कहा गया है तो ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये काफी गहरी बात है कि अग्नि को, इंद्र को वो लोग पूज रहे हैं, ठीक है। दैट इज गुड थिंग ना, कि वो पूज रहे हैं, उस चीज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि चलो बारिश आ रही है तो उसकी वैल्यू है कि हाँ बारिश आ रही है, जिससे हमारे जो खेत हैं वो प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स इन ऋग्वेदा। ओके, इनफ डिस्कशन हो गया ऋग्वेदा एंड उपनिषद में, ठीक है। क्योंकि दैट इज माय फेवरेट टॉपिक्स, तो इस वजह से मैं थोड़ा खींच गई इसको, ठीक है। अब बात करते हैं समवेद की, ठीक है। समवेद जो है इसमें म्यूजिकल हिम्स होते हैं, मतलब जो हिम्स इसमें लिखे गए हैं, जो मंत्र ऋग्वेदा में लिखे गए हैं उनको म्यूजिकल फॉर्म में जो है समवेदा में लिखा गया है, ठीक है। सिंगिंग और चैंटिंग पे फोकस है इसमें, रिलीजियस सेरेमनी में यूज होता है, मतलब था उस वक्त जो समवेदा में मंत्र है, गा गा के वो लोग अपनी पूजा और जो भी है पीस पाते हैं। और मुझे लगता है सबसे बेस्ट वे है, कोई भी मंत्र अगर गाओ और मतलब उसको म्यूजिकल फॉर्म में, एंटरटेनमेंट फॉर्म में भी आप करो एंड आपको मजा आ रहा है, दैट इज द बेस्ट पूजा आप कर सकते हो जिसमें आपको मजा आए, ठीक है। नहीं आए मत करो, ठीक है। तो इसको इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन भी माना जाता है समवेद को, ठीक है। क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है ये जो चैंट कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें जो है समवेद में है, ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो ये रिचुअल और सेक्रीफाइसेस से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब मेन फीचर है कि सेक्रीफाइस परफॉर्म करने के रूल्स क्या क्या है, प्रिस्ट की ड्यूटीज को एक्सप्लेन किया गया कि जो पुजारी है वो क्या क्या अपने ड्यूटीज वो कर सकता है, और जब आप ये सारे मंत्र पढ़ोगे तो कौन कौन से रिचुअल फॉलो करोगे, तो ये सारे यजुर्वेद में है, ठीक है। अथर्ववेद जो है ये डेली लाइफ और प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें मेन फीचर है कि मेडिसिन, दवाइयों के बारे में, हेल्थ एंड सोशल लाइफ के बारे में, मैजिक स्पेल्स के बारे में, प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं हम डिजीज से, मतलब बीमारियों से, इन सब चीजों के बारे में जो है अथर्ववेद में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें हमने देख ली फोर वेदास एंड की उपनिषद के बारे में, तो ओवरऑल आपको समझ आया होगा कि जो वेदास हैं एंड उपनिषद्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो ओवरऑल एक इंसान को एक बेटर फॉर्म एक ह्यूमन को जो है अपने बेटर फॉर्म में पहुंचाने के लिए ही ये सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। जिससे उनकी जिंदगी जो है रोजमर्रा की वो क्या हो सके, इजी हो सके जीना, ठीक है। जो देखो आप पूजा पाठ या सिंगिंग से यू कैन गेट अ पीस, ठीक है। आप जो है अथर्ववेद में जो है डेली लाइफ को ईज बनाने के लिए बारे में बात हुई है। उपनिषद जो है कि स्पिरिचुअलिटी, हर एक इंसान के अंदर जो है आफ्टर ऑल पार्टी लाइफ एक जो है स्पिरिचुअल बीइंग होता है, ठीक है, जहाँ वो पूछता है कि हु आई एम, व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। तो उस चीज का आंसर जो है ये वेदास एंड उपनिषद में दिया गया है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इफ यू वांट टू टेक हायर नॉलेज जस्ट रीड वेदास एंड उपनिषद, ठीक है, बिकॉज इट विल लाइक ईज योर लाइफ, डेली लाइफ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं की वैदिक स्कॉलर्स एंड देयर वर्क्स के बारे में, ठीक है। चलो
अच्छा, पता है पार्ट्स ऑफ वेदास, मतलब वेदा के भी ना 4 मेन पार्ट हैं, ठीक है, हर वेदा के। जैसे ऋग वेदा हुआ, समावेदा हुआ, इसके 4 मेन पार्ट हैं। कौन कौन से 4 मेन पार्ट हैं? तो 4 मेन पार्ट में एक तो हमने उपनिषद देख लिया, ये एक पार्ट है। तो देखो, सबसे पहले हम इस तरह से समझो कि वेदा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है वेदा, जो मतलब एक मेन टेक्स्ट है, मान लो कह सकते हो, या मेन जो भी मेन जो है वेदा है, ठीक है। इसके 4 मेन पार्ट है हर हर एक वेदा के। जैसे मान लो ऋग हुआ, यजुर हुआ, ठीक है, अथर्व हुआ, अथर्ववेदा हुआ, ठीक है, एंड दूसरा क्या हुआ, समवेदा, समवेदा, ठीक है। इन 4 वेदास हुए, ठीक है। इन चारों के भी 4 मेन पार्ट है। कौन कौन से? संहिता, हर में होंगे संहितास, ठीक है, संहितास। दूसरा जो होगा ब्राह्मणास। देखो ये जो है ना इंडियन लॉजिक के लिए भी काम आ जाएगा, यहाँ से पढ़ लो। और ये इंडियन लॉजिक के लिए काम आ जाएगा, या कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए काम आ जाएगा। अगर बेसिक हिस्ट्री भी आती है, जो भी जीएस, जो जीएस का पेपर आता है हमारा थोड़ा सा, उसमें भी काम आ जाएगा ये, ठीक है। उपनिषद, ठीक है, उपनिषद के बारे में। तो देखो, ऋग्वेदा और यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, समवेदा, इन चारों में ही ये 4 पार्ट होगा, संहिताज, ब्रह्मणाज, अर्णयक, उपनिषद। उपनिषद के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि जिसमें फिलोसफिकल टीचिंग और स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बात हुई है। देखो फिर संहिताज में प्रेयर और हिम्स का कलेक्शन है, ठीक है, प्रेयर्स और हिम्स का कलेक्शन है, ठीक है, मतलब प्रेयर्स और मंत्रों का कलेक्शन है। ब्रह्मणाज में रिचुअल्स एंड सेरेमनी की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ब्रह्मणाज में रिचुअल एंड सेरेमनीज की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और अगर बात करें अर्नेक्स, अर्नेक्स में फॉरेस्ट टेक्स्ट फॉर मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। अर्नेक्स में क्या है? फॉरेस्ट टेक्स्ट फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए जो टेक्स्ट है वो अर्नेक्स है। देखो ओवरऑल ये जो पार्ट है ना 4, देखो वेदा बहुत बड़े थे, ठीक है, तो इनको जो है सबके बस की बात नहीं थी कि एक साथ में पढ़ लिया जाए, या कह सकते हो उनको इजी करने के लिए, उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए जो है इनको 4 पार्ट में बांट दिया गया, जो कि संहिताज, ब्रह्मणाज, अर्णयक एंड उपनिषद में, ठीक है। चलो बहुत मैंने लंबा खींचा इस टॉपिक को। चलो अब बात करते हैं की वैदिक स्कॉलर्स, ठीक है। की वैदिक स्कॉलर कौन कौन से हैं एंड देयर वर्क। तो देखो की वैदिक स्कॉलर जो है पिनानी है, चरक है, सुश्रुत है, आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, कौटिल्य, चाणक्य एंड यजनवल्क्य, ठीक है। तो देखो पिनानी जो है वो 4th सेंचुरी बीसी में आए थे, ठीक है, और चरक जो है 2nd सेंचुरी में आए थे, सुश्रुत जो है 6th सेंचुरी में आए थे, आर्यभट्ट जो है 476 टू सी में। अब देखो ये बीसी खत्म हो गया है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट ईरा वाला टर्म। अब इसके बाद अब मूव फॉरवर्ड हो रहा है। आर्यभट्ट जो है क्राइस्ट ईरा में आए थे, ठीक है, एंड ब्रह्मगुप्त भी जो है क्राइस्ट ईरा में आए थे, एंड कौटिल्य, चाणक्य जो है ये भी जो है 4th सेंचुरी बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट ईरा ही आए थे। पिनानी के समय भी, पिनानी के समय ही या पन्नी कहते हैं इनको शायद, पन्नी, सॉरी, हाँ, पन्नी के समय जो है कौटिल्य और चाणक्य आए थे, ठीक है। अच्छा, तो इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं वैदिक स्कॉलर्स का। तो पन्नी का जो है वो अष्टधाई, अष्टधाई लिखते हैं, जो कि क्या है, किससे रिलेटेड है? ग्रामर ऑफ संस्कृत है, ठीक है। ये मोस्ट साइंटिफिक ग्रामर सिस्टम ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड है, ठीक है। तो पन्नी ने क्या लिखा है? अष्टधाई, जो कि ग्रामर ऑफ संस्कृत है, ग्रामेटिकल टेक्स्ट था इनका, संस्कृत का ग्रामर था अष्टदई, जो पन्नी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, चरक जो है वो क्या लिखते हैं? चरक संहिता लिखते हैं। चरक संहिता किसका है? फाउंडेशनल टेक्स्ट है आयुर्वेदा का। आयुर्वेदा जो मेडिसिन है, जो आज भी बनती है आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसका जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है वो चरक संहिता, जिसे चरक ने लिखा है, ठीक है। सुश्रुत क्या है? सुश्रुत जो है सुश्रुत संहिता है, ठीक है। सुश्रुत संहिता लिखा है जिसमें सर्जरी के बारे में बात की गई है, जिसको इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। आप जब भी बीएचयू के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में जाओगे तो उसमें सामने लिखा है सुश्रुत संहिता, ठीक है, सर्जरी नहीं लिखी जाती है वहां पे। प्रॉपर आयुर्वेदा वाले डिपार्टमेंट में आयुर्वेदिक ही ना मतलब लिखा जाता है नेम भी, तो सुश्रुत के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सुश्रुत संहिता जो है सर्जरी, ठीक है, और इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टिया जो करके उन्होंने एक मतलब किताब लिखी है, जिसमें मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में है, ठीक है। उन्होंने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की है, जीरो का कॉन्सेप्ट दिया है आर्यभट्ट ने, ठीक है। फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत दिया है, जिसमें मैथमेटिक्स के बारे में है, ठीक है, और जीरो का रूल दिया है एंड नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात की है।
चाणक्य जो कौटिल्य है, चाणक्य, उन्होंने अर्थशास्त्र दिया है। अर्थशास्त्र में उन्होंने स्टेट क्राफ्ट मतलब स्टेट को कैसे चलाया जा सकता है, इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और उन्होंने इसको पढ़ाया भी है तक्षशिला में, ठीक है। याज्ञवल्क्य, ये बृहदारण्यक उपनिषद मतलब इन्होंने दिया है, याज्ञवल्क्य ने। ये फिलोसफिकल डिस्क्लोजर है किसके बारे में, ब्रह्म और आत्मा के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर्स का वैदिक और एंशिएंट में, ठीक है। ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है वैदिक एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। चलो बस थोड़ा सा देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशनल सेंटर। इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर की बात करें तो तक्षशिला, तक्षशिला जो है लोकेशन कहाँ है, पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन यूजीसी में। तो तक्षशिला कहाँ है, पाकिस्तान, पंजाब रीजन में, ठीक है। ये क्या है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है 7th सेंचुरी बीसीई की, ठीक है। ये तक्षशिला क्या है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है 7th सेंचुरी बीसीई की। फिर बात करें नालंदा, ठीक है। नालंदा क्या है, तो नालंदा जो है वो बिहार में है, ठीक है। विक्रमशिला भी बिहार में है, वल्लभी जो है गुजरात में है, वाराणसी काशी जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो देखो तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, नालंदा जो है बिहार इंडिया में, विक्रमशिला भी बिहार में ही है, और वल्लभी जो है वो गुजरात में है। तो दो तो बिहार में है, नालंदा एंड विक्रमशिला। वल्लभी जो है गुजरात में है, बनारसी काशी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो देखो तक्षशिला जो है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है 7th सेंचुरी बीसीई की। तक्षशिला जो है एंशिएंट इंडिया का एक फेमस एजुकेशन सेंटर था। ये वर्ल्ड की अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज में एक माना जाता है। तक्षशिला जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान की एरिया में लोकेटेड है। ये एजुकेशन लोकेटेड था, सॉरी, ये एजुकेशन, कल्चर और ट्रेड का इंपॉर्टेंट सेंटर था, ठीक है। जो सब्जेक्ट है उसमें मेडिसिन, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, फिलोसफी, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये जो है सारे ही रिलीजियस और प्रैक्टिकल दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, ठीक है। और इसमें तक्षशिला में जो फेमस टीचर थे कौन कौन, चाणक्य थे और पन्नी थे, जिनके बारे में ऊपर हमने पढ़ा। पन्नी और चाणक्य जो थे तक्षशिला में टीचर थे, ठीक है। और बात करें तो मेथड ऑफ एजुकेशन कैसा था तक्षशिला में, तो ओरल टीचिंग मेथड था, डिस्कशन एंड डिबेट था, एंड प्रैक्टिकल क्या कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती थी तक्षशिला में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में। अच्छा, जो एडमिशन होता था वो तक्षशिला में जनरली हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट तक्षशिला आते थे आफ्टर बेसिक एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और डेडिकेशन पर बेस्ड थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम नालंदा यूनिवर्सिटी की। तो नालंदा यूनिवर्सिटी भी जो है एंशिएंट इंडिया की एक सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में से एक थी। ये बिहार में लोकेटेड थी और मेनली बुद्धिस्ट एजुकेशन का मेजर सेंटर था ये, ठीक है। नालंदा को वर्ल्ड की फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी माना जाता है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नालंदा, तो नालंदा की इस्टेब्लिशमेंट जो है गुप्ता रूलर कुमार गुप्त वन के टाइम में हुई थी, अराउंड 5th सेंचुरी सी, ठीक है। कुमार गुप्त वन ने क्या किया था, नालंदा को स्टैब्लिश किया था। बाद में हर्षवर्धन और पाला रूलर्स ने भी इसे सपोर्ट किया था, ठीक है। फीचर क्या था नालंदा यूनिवर्सिटी का, तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ लर्निंग था। नालंदा में इंडिया के अलावा चाइना, कोरिया, तिब्बत, सेंट्रल एशिया से भी स्टूडेंट आते थे। ये वर्ल्ड फेमस एजुकेशन सेंटर था। रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या पढ़ाए जाते थे, तो सिर्फ बुद्धिज्म ही नहीं, मेनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे, जैसे कि बुद्धिज्म, फिलोसफी, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, पॉलिटिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं फेमस लाइब्रेरी भी था। नालंदा की लाइब्रेरी बहुत यूज और फेमस थी। इस लाइब्रेरी को गंज कहा जाता था, याद रखना, क्योंकि ये पूछा शायद गया था कि नालंदा की लाइब्रेरी जो है उसे गंज गंजा कहा जाता था, ठीक है। 1000 ऑफ बुक्स और मनुस्क्रिप्ट यहाँ पे स्टोर थी, ठीक है। टीचिंग मेथड क्या था, लेक्चर, डिबेट, डिस्कशन एंड मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। एडमिशन जो है एंट्रेंस प्रोसेस पे होता था उस वक्त नालंदा में, ठीक है। फेमस स्कॉलर कौन कौन से हैं, तो जू जैंग, चाइनीज ट्रेवलर जो थे स्कॉलर जो नालंदा में स्टडी करने आए थे, ठीक है। आर्यभट्ट भी जो थे ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर, वो भी किससे हैं, नालंदा से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डिक्लाइन कैसे हो गया नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो डिक्लाइन जो है नालंदा 12th सेंचुरी में जो फॉरेन इन्वेजन के ड्यूरिंग नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और लाइब्रेरी भी वहां की जला दी गई थी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं विक्रमशिला, ठीक है। विक्रमशिला जो है वो
ये भी एक फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ही थी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ही थी, और ये बिहार में लोकेटेड था, और नालंदा के बाद एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग मानी जाती थी विक्रमशिला को, ठीक है। और इसका मेन फोकस बुद्धिस्ट स्टडीज और हायर एजुकेशन पर था, ठीक है। स्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसको पाला डायनेस्टी के धर्मपाल, ठीक है, रूलर जो धर्मपाल थे, उन्होंने 8th सेंचुरी सी में इसको स्टैब्लिश किया था। यूनिवर्सिटी का एम था हाई क्वालिटी बुद्धिस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। अच्छा, फेमस बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, ये भी था। सब्जेक्ट जो है बुद्धिज्म, फिलोसफी, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर पढ़ाया जाता था, ठीक है। और डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, तो यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता था। एजुकेशन सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक था। टीचिंग मेथड वही लेक्चर, डिबेट, डिस्कशन एंड मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। फेमस स्कॉलर जो इसमें से निकले हैं वो आतिशा, आतिशा जो है विक्रमशिला से स्कॉलर फेमस निकले हैं, ठीक है। आतिशा विक्रमशिला के फेमस स्कॉलर हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत में भी स्प्रेड किया था, ठीक है। और डिक्लाइन क्यों हुआ, वही फॉरेन इन्वेजन के कारण जो है ये भी यूनिवर्सिटी डिक्लाइन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, बल्लवी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो ये गुजरात और इंडिया में, गुजरात में है, ठीक है। और बल्लवी जो है स्पेशली बुद्धिस्ट और सेकुलर एजुकेशन के लिए फेमस थी, ठीक है। नालंदा के इक्विवेलेंट बल्लवी यूनिवर्सिटी को भी माना जाता है, ठीक है। और ये जो है ये प्रेजेंट है गुजरात में लोकेटेड, मतलब था, अब नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है इसको किसने किया था, तो वल्लवी मैत्रिका डायनेस्टी के जो वल्लवी थे उन्होंने वल्लवी यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था। और रूलर्स ने एजुकेशन और लर्निंग को, इन जो रूलर्स थे इन्होंने एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, ठीक है। फीचर क्या है वल्लवी का, तो फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग था। सब्जेक्ट जो है बुद्धिज्म, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, ग्रामर, मेडिसिन, फिलोसफी, एडमिनिस्ट्रेशन सारे ही पढ़ाए जाते थे, ठीक है। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ज्यादा था। बुद्धिस्ट वल्लवी बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए फेमस था, स्पेशली हिनायन बुद्धिज्म के लिए, ठीक है। मॉन्क्स और स्कॉलर यहाँ पे आके क्या करते थे, रिसर्च और टीचिंग करते थे, ठीक है। प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी फोकस था। स्टूडेंट को गवर्नमेंट सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता था, ठीक है। अगर बात करें डिक्लाइन क्यों हुआ, तो वही फॉरेन इन्वेजन के कारण जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, बनारसी काशी की बात करें तो ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड सिटी है, सेंटर फॉर संस्कृत, फिलोसफी, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। चलो ओवरऑल हम बात करें तो तक्षशिला जो है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है 7th सेंचुरी बीसी की। नालंदा जो है ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है 5th सेंचुरी की। नालंदा जो है बख्तियार खिलजी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाती है 1193 में। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदा है, आर्यभट्ट ने पाई कैलकुलेट किया था और कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो दिया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी एंशिएंट इंडिया में कौन सी थी, तो तक्षशिला थी, ठीक है, जो कि 7th सेंचुरी बीसी के अराउंड स्टेब्लिश हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा डिस्ट्रॉय की गई है, तो बख्तियार खिलजी द्वारा। उपनयन सेरेमनी वैदिक एजुकेशन में क्या है, तो बिगनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, जब थ्रेड बांध के, धागा बांध के जो बच्चे पढ़ने जाते थे पहले, तो उपनयन सेरेमनी उसी को वैदिक एजुकेशन में कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन की स्टार्ट करना, ठीक है। अच्छा, अष्टधाई वॉच किसके बाद द्वारा रिटन किया गया, पनानी द्वारा, ठीक है। और विच वेदा इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट, तो ऋग्वेदा जो है ओल्डेस्ट कंटेंट कहा जाता है, 1028 हिम्स है इसमें, ठीक है। चलो थैंक यू। अब टॉपिक 2 हम बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम कल शुरू करेंगे।